क्योंकि आपको मैंने बतलाया कि वेरिएंस में फर्क कब नहीं पड़ता है अगर हम हर एक डेटा में कुछ कुछ सब्ट्रैक्ट भी करते हैं ना, फिक्स्ड अमाउंट अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो या ऐड करते हैं तब भी। जैसे मैं इसमें अगर हर एक में 8 घटा देता हूं मीडियन, जैसे मान लीजिए आपके पास 15 डेटा था, तो सबसे पहला काम हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको उसको अरेंज करना पड़ेगा इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो मीडियन निकालना है तो 15 प्लस 1/2 यानी कि 16/2, मतलब इस फॉर्मूले को लगाने में स्मॉल एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मान लीजिए कि यही है आपका मीडियन क्लास, तो स्मॉल एल यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, कैपिटल N/2 तो आपने निकाला ही है, माइनस कैपिटल F। कैपिटल F क्या है? हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, क्या हालचाल? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई एम अमरनाथ आनंद, अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम IIT दिल्ली, एंड स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है अन्ना अकेडमी कोटा। आज हम करने वाले हैं शंखनाद सीरीज का 20वां लेक्चर, करीब करीब आप कह सकते हैं, और दिस इज द फाइनल वन एंड दैट इज अबाउट स्टैटिस्टिक्स। अगर स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी के बारे में बात करें तो बहुत ज्यादा थ्योरी तो नहीं है गाइस, है ना, तो इसलिए हम थ्योरी को जल्दी जल्दी समअप करेंगे और फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। साथ ही साथ आप संकल्प PYQ सीरीज का भी स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर जरूर देख सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं उसके बाद के रिपीटेड पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस ही आते हैं। अगर आपने ढंग से कर लिया इन सवालों को तो मुझे नहीं लगता है कि +4 में कोई कमी रह जाएगी। और बाकी अगर कोई शंखनाद सीरीज का अगर आपने लेक्चर मिस कर दिया है तो जरूर से उसको कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। थोड़ी सी थ्योरी का पोर्शन पहले देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, राइट गाइस। जैसे हम बात करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में डेफिनेटली। ठीक है, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब एक एवरेज वैल्यू। वैसे तो आपने 9th-10th में जरूर पढ़ा होगा, है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं इसको कि दिस इज एन एवरेज वैल्यू या फिर सेंट्रल वैल्यू ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे हो सकता है कि एक क्लास है, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और उन स्टूडेंट्स के मार्क्स की बात कर लें दोस्तों, है ना, तो हम लोग हो सकते हैं कि दैट इज अ काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसकी एवरेज वैल्यू, उसकी सेंट्रल वैल्यू को मेजर करना ही हम इसमें सीखते हैं, राइट। तो हम लोग समझ सकते हैं क्या कि अपने पास जो मैथमेटिकल एवरेज रहता है वो कौन कौन सा रहता है। एक तो अर्थमेटिक मीन रहता है बच्चों, मोस्टली यही प्रयोग में आता है। बाकी ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी कहने के लिए हैं, लेकिन हम लोगों ने कि इस पे क्वेश्चन जनरली आपके ना के बराबर आते हैं। तो एक तो अर्थमेटिक मीन के ऊपर आते हैं सवाल, मीडियन के ऊपर आता है, और फिर आपका किसके ऊपर आता है, मोड के ऊपर आता है, राइट। तो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, हालांकि देखो वैसे तो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के खुद के चैप्टर्स हैं सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में, तो उससे रिलेटेड तो क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। बट अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स में तो थोड़े कम रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखोगे अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड के ऊपर गेम हो रहा होगा। और फिर इसके बारे में जब हम इसके डिस्पर्शंस के बारे में पढ़ेंगे तो उस पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड चीजें हैं, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, काम हो जाएगा आपका। ठीक ठीक है। कोई आपके पास अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब आपके पास मतलब जो ऑब्जर्वेशंस हैं, या फिर आप यूं कह सकते हैं उसको वेरिएट भी कहते हैं हम लोग, है ना, तो ऑब्जर्वेशंस कह सकते हैं आप, वेरिएट्स कह सकते हैं और डेटास कह सकते हैं। तो आपके पास मान लीजिए x1 x2 x3 टिल xn डेटा है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और 100 स्टूडेंट्स के नंबर्स, इंडिविजुअल स्कोर्स, तो हम लोग बोले x1 x2 x3 टिल xn, इस तरीके से चीजें दी हुई है ना। तो अगर आप इसका अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो जनरली हम x बार वगैरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये निकलता कैसे है, सबका सम अपॉन n। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है, ये हर एक बच्चे को बिल्कुल तन मन में बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर होगा। अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो कुछ ज्यादा खास नहीं है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लीजिए कि 10 बच्चे हैं जिसके नंबर 90 हैं, 12 बच्चे हैं जिसके नंबर 85 है, तो ये कोई कहता है ना कि 10 बच्चे हैं जिसके नंबर 90 हैं, तो 10 इज द फ्रीक्वेंसी एंड 90 इज द वेरिएट, है ना। कोई बोलता है 12 बच्चे हैं जिसके नंबर 85 हैं, तो 12 इज द फ्रीक्वेंसी एंड 85 इज द वेरिएट, जो x1 x2 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि अगर हम बोले फ्रीक्वेंसीज हैं f1 f2 fn, है ना, तो फिर अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे। सिंपल है कि फ्रीक्वेंसीज को वेरिएट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, दैट इज f1 x1 प्लस f2 x2 टिल fn xn, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, f1 से लेकर fn तक का सम। जनरली हम f1 से fn तक का जो सम है उसको कैपिटल N से डिनोट करेंगे, है ना। किससे डिनोट करेंगे बच्चों, कैपिटल N से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल सिग्मा fi xi और अपॉन सिग्मा fi, दैट इज n, राइट। तो मेरे ख्याल से दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट, राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि दो अलग अलग सेट ऑफ आपके पास डेटाज होते हैं ना, कुछ के वेरिएट्स को आप जैसे बोल देते हो, मान लो एक का मान लो कि मीन है x1 बार और दूसरे का मीन है x2 बार, तो कभी कभी होता है कि कंबाइंड मीन निकालिए। तो ले दो अलग अलग सेट ऑफ डेटाज हैं, उसमें x1 x2 x3 टिल xn है, एक में y1 y2 y3 टिल yn है,
उनके एवरेज वैल्यू दी हुई है x1 बार x2 बार, आपको कंबाइंड सेट का एवरेज निकालना है। तो कुछ खास नहीं करना है। मान लो जो x1 बार जिसका एवरेज है उसमें मान लो कि n1 डेटास है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उस सेट के हर एक का सम क्या होगा, तो दैट इज नथिंग बट n1 इंटू x1 बार। क्योंकि आपको पता ही है कि x1 बार कितना होता है, x1 बार होता है भैया x1 प्लस x2 टिल xn अपॉन n। तो यानी कोई बोले कि x1 से लेके xn तक का सम क्या होगा, तो हम लोग बोले कि अगर x1 से लेकर xn तक का सम निकालना है भाई, तो आप ऐसे ही सोच लीजिए कि दिस इज नथिंग बट, है ना, n1 x1 बार। ऐसे सपोज कर लो कि जो दूसरा सेट ऑफ डेटा है उसमें y1 से yn तक है, तो हम लोग बोले कि y1 से yn तक है, तो इस तरीके से होगा, वो कितना हो जाएगा n2 x2 बार। तब अगर फाइनल एवरेज निकालना है तो यानी कि इन सबका सम अपॉन 2n करना, अपॉन n1 प्लस n2 करना पड़ेगा। तो लेकिन इन सबका सम मतलब इन दोनों का सम, तो दैट इज n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। मतलब कुछ खास नहीं करना है। अगर आपको पता है, आपको दिख रहा है कि हमारे पास दो अलग अलग सेट ऑफ डेटाज हैं, जिसमें एक का मीन है x1 बार, दूसरे का मीन है x2 बार, एक में सेट ऑफ डेटा n1 है, दूसरे में सेट ऑफ डेटा n2 है, तो हम सबसे पहले n1 x1 बार इस वाले जो भी डेटा सेट है उनमें सबका सम आ जाएगा, और इधर से n2 x2 बार। फाइनली जब दोनों को जोड़ देंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल सम, है ना, दोनों सेट ऑफ डेटा का, और नीचे कितना आ जाएगा n1 प्लस n2। इसको जनरलाइज कर सकते हो दो से ज्यादा के लिए भी, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। अर्थमेटिक मीन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिस पे बात कर लेते हैं फटाफट से। अगर हम बात करते हैं क्या कि सम ऑफ द वेरिएट्स, है ना, सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द वेरिएट, है ना, फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन। जैसे कि अगर कोई बोलता है कि अर्थमेटिक मीन है साहब x बार, है ना, x बार, और x बार मान लेते हैं हम डिस्क्रीट डेटा ही है अपना, x1 प्लस x2 टिल xn है, और हम बात कर रहे हैं डेविएशन फ्रॉम दिस एवरेज वैल्यू, दिस मीन वैल्यू, है ना। तो हम लोग लेकिन ये अर्थमेटिक मीन के बारे में ही बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो हम लोग लेकिन अगर उससे डेविएशन हर एक डेटा का देखें तो जैसे क्या होगा, x1 माइनस x बार x1 का, दूसरे वाले का क्या होगा x2 माइनस x बार, और इसी तरीके से लास्ट वाले का क्या होगा xn माइनस x बार। तो अल्टीमेटली क्या हुआ दोस्त, x1 x2 x3 टिल xn, और वो किसके बराबर होता है nx बार, और यहां x बार x बार x बार n टाइम्स आया तो nx बार, यानी ये कैंसल आउट होके अपने आप कितना मिल जाएगा, जीरो। ये कैंसल आउट होके अपने आप क्या मिल जाएगा, जीरो। यानी यहां पे एक सिंपल सी बात कह रहा है दोस्तों, इस यहां पे सिंपल कि सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरिएट फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हर एक वेरिएट का डेविएशन देख रहे हैं फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन, और फिर उनको अगर जोड़ के देखें, जोड़ के लिखें, तो हम बोले कि उसकी सम, उसकी वैल्यू कितने के बराबर आएगी, जीरो। लेकिन अगर उसका स्क्वायर करके आप देखिएगा, है ना, तो हम कि अगर हम स्क्वायर करके उसको ऐड करते हैं तो हम लोग उसकी मिनिमम वैल्यू आती है अबाउट अर्थमेटिक मीन। जैसे कि कोई कहता है कि सर इसको मैंने स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो मैंने बोला चलिए भाई स्क्वायर करके ऐड कीजिए, तो x1 माइनस एक्स बार स्क्वायर, x2 माइनस एक्स बार स्क्वायर, और टिल कहां तक जाएगा, xn माइनस एक्स बार स्क्वायर। अब सुनिएगा भाई, है ना, एक्स बार स्क्वायर एक्स बार स्क्वायर एक्स बार स्क्वायर कितनी बार आया होगा, n टाइम्स। तो हम लोग बोले कि ये देख सकते हो कि n टाइम्स एक्स बार का स्क्वायर माइनस माइनस, है ना, 2ab रहेगा, तो बच्चों कितना आएगा, माइनस 2x1 प्लस x2 टिल xn x बार। अब कोई बोले सर ये कैसे लिख दिया है, देखो ना बेटा, माइनस 2x1 x बार, माइनस 2x2 x बार, और माइनस 2xn x बार, तो माइनस 2 और x बार कॉमन, और ये इधर x1 से xn, और फिर प्लस क्या आएगा, x1 स्क्वायर से लेकर xn स्क्वायर का सम। अब सुनना, ये x बार में क्या है, क्वाड्रेटिक। अगर ये x बार में क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिनिमम कब होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x बार स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो मैं बोलूंगा कि मिनिमम होता है एट द वर्टेक्स। तो मिनिमम अगर वर्टेक्स पे होता है तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं भाई, माइनस बी बाई टू ए। तो माइनस बी बाई टू ए मतलब माइनस बी में तो ये आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और अपॉन टू ए मतलब 2 टाइम्स द कोएफिशिएंट ऑफ x बार स्क्वायर यानी कि n, तो ये कैंसल आउट हो गया। तो ये है क्या, ये अर्थमेटिक मीन है। यानी हम लोग बोले कि इस पूरे एक्सप्रेशन के मिनिमम वैल्यू कहां पे आएगी, जब x बार जो है वो अर्थमेटिक मीन हो, है ना, जब वो x बार जो हो वो क्या हो, अर्थमेटिक मीन। तो ये कह रहे हैं कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरिएट फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम व्हेन सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर इज गोइंग टू बी व्हाट, सॉरी, इज मिनिमम व्हेन जो x बार है वो क्या हो, आपका अर्थमेटिक मीन है ना। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है
सुन लीजिएगा। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे आपके पास कुछ सेट ऑफ डेटा दिया हुआ है x1 से लेकर xn तक दिया हुआ है और उसका कोई बोल देगा कि अरिथमेटिक मीन है x बार है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि सर हमने क्या किया कि हर एक डेटा को हमने क्या किया है, हर एक डेटा को लैम्डा बढ़ा दिया है, हर एक डेटा को, तो मीन पे क्या फर्क आएगा, तो मीन भी लैम्डा बढ़ जाएगा। जैसे अगर कोई बोलता है क्या कि अगर हम हर एक डेटा में, जैसे मान लो x1 से xn है, अब हम बोले डेटा हो गया उसका x1 प्लस लैम्डा x2 प्लस लैम्डा टिल xn प्लस लैम्डा, तो जो नया मीन है वो क्या हो जाएगा, अगर ओरिजिनल मीन x बार है तो अब नया मीन आएगा x बार प्लस लैम्डा। ये प्रूव कर सकते हैं ना, आप भी खुद से भी कर सकते हैं। दूसरा कि अगर हर एक डेटा को आपने लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हर एक डेटा को अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया तो मीन भी लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर कोई बोलता है कि हमने क्या किया सर कि हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया हर एक डेटा को और b उसमें ऐड भी कर दिया, तो हम लोग बोल रहे हैं कि मीन में भी सेम चीज रेसिप्रोकेट होगा कि मीन भी a से मल्टीप्लाई होके प्लस b हो जाएगा। यानी इन सब केसेस में हमें बेसिक से कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, इन फॉर्मूलों को यूज करके फटाफट कैलकुलेशन कर लेना चाहिए, है ना। इसी तरीके से हम मीडियन में आ जाते हैं बच्चों। मीडियन के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, है ना। जो भी डेटा दिया हुआ है, जो भी वेरिएट दिया हुआ है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम सबसे पहली चीज देखेंगे कि जो नंबर ऑफ डेटा है वो ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो एक ही मीडियन आएगा, और वो कैसे आएगा, मान लीजिए n डेटा है और n ऑड है, तो हमारा आंसर आएगा n प्लस 1/2th टर्म। हमारा आंसर क्या आएगा, n प्लस 1/2th टर्म। अगर ऐसा नहीं है, n इवन है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि n/2th टर्म लेना पड़ेगा और n/2 + 1th टर्म, मतलब उसके अगला वाला टर्म, और दोनों का जो एवरेज होगा वो कहलाएगा मीडियन। जैसे मान लीजिए आपके पास 15 डेटा था, तो सबसे पहला काम हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको उसको अरेंज करना पड़ेगा इन द असेंडिंग ऑर्डर। और 15 डेटा था मान लीजिए, तो मीडियन निकालना है तो 15 + 1/2 यानी कि 16/2, मतलब 8th टर्म जो होगा वो कहलाएगा मीडियन। लेकिन कोई बोले कि नहीं नहीं सर 14 टर्म्स थे, तो फिर आपको 7th टर्म और 8th टर्म, है ना, इन दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा मीडियन निकालने के लिए, है ना। तो मेरे ख्याल से ठीक है, मीन ऑफ n/2th और प्लस दिस। ये तो हो गया डिस्क्रीट डेटा जब है x1 से लेकर xn। बहुत बार हमारे पास ग्रुप डेटा होता है ना, तो उस केस में सबसे पहला काम होता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम बनाना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम कैसे बनाते हैं भाई, कि जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है xi, है ना, वेरिएट्स दिए हुए हैं x1 x2 ऐसे करके दिया हुआ है। फिर से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिएगा पहले, है ना, f1 f2 इन सबके फ्रीक्वेंसीज हैं। तो फिर एक आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसे f1, फिर क्या होगा f1, मतलब इनको पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी f1 f1 + f2 f1 + f2 + f3। अब कोई बोले इतना बड़ा बड़ा टर्म आएगा, अरे लिखा हुआ है जनरल का दिया है, मान लो 2 दिया हुआ, 3 दिया हुआ, 5 दिया हुआ, तो ये 2 होगा, ये 5 होगा, ये 10 होगा, ऐसे करके आएगा, है ना। तो सबसे पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला टेबल बनाना पड़ेगा, मुझे लगता है आपको आता है ये सब बनाना, है ना। अब अगर क्या है कि मान लीजिए कि ये फाइनल जब जाए, तो आपको याद है ना n हमने किसको कहा था, n कहा था f1 से लेकर fn तक के सम को, मतलब सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी। अगर सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी ऑड है तो हमारा आंसर क्या होगा, n + 1/2th। यानी कि जो n + 1/2th जहां भी मिलेगा ना, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो मिलेगा डेटा वही उसका मीडियन कहलाएगा। लेकिन अगर n इवन है तो n/2 और प्लस n/2 + 1th जो है उनका फिर से आपको क्या लेना पड़ेगा, मीन लेना पड़ेगा ना। कैपिटल N यहां ध्यान रखिएगा, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज है गाइस, ठीक है। अगर आपके पास ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कभी कभी होता है ना कि 10 से 20, 20 से 30 ऐसे करके दिया हुआ है ना, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, 30 से 40 ऐसे करके दिया हुआ है, और इसमें फिर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना कि 1 2 3 ऐसे करके दिया हुआ है ना, फ्रीक्वेंसी दिए हुए हैं। तो ये हो गया तुम्हारा ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन। इस केस में अगर मीडियन निकालना है तो इस फॉर्मूले का उपयोग करना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहले यहां भी आपको एक तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली चीज बनानी पड़ेगी, है ना। तो जैसे ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली चीज को बनाना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के बाद एक चीज का ध्यान रखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल N/2। कैपिटल N फिर से क्या हो गया, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। अभी हम देखेंगे अगर सवाल आया होगा तो इसका। तो सबसे पहले कैपिटल N क्या हो गया, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 कीजिएगा तो हम लोग को एक वैल्यू मिलेगी, है ना। कैपिटल N/2 कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगी, एक वैल्यू मिलेगी। और ये जो भी वैल्यू है ना, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाया, फिर हमने कैपिटल N निकाला, f1 से लेकर fn तक का सम n/2 किया, तो हम लोग बोले फाइंड द क्लास व्हिच कंटेन्स द वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल और जस्ट ग्रेटर देन n/2। या तो n/2 के बराबर हो
वो वाला क्लास है ना, जैसे मान लो कि n/2 किया आपने, 3 आया तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमें ये चीज मिल गई है ना, तो हम लोग बोले कि नाउ यू हैव टू फाइंड अ क्लास, दिस इज कॉल्ड एज क्लास विच कंटेन्स द वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल टू और जस्ट ग्रेटर देन n/2, मतलब या तो ये वाला या फिर इसके अगले वाला, डिपेंडिंग अपॉन कि n/2 क्या है। अब जैसे ही वो आ गया उसको हम लोग क्या कहेंगे, मीडियन क्लास। वो जो भी क्लास होगा ना 30 से 40 वाला है या अगला है जो भी है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मीडियन क्लास। अब देखना इस फॉर्मूले को लगाने में स्मॉल एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मान लीजिए कि यही है आपका मीडियन क्लास, तो स्मॉल एल यहां पे क्या हो जाएगा 30, कैपिटल n/2 तो आपने निकाला ही है दोस्त, है ना, कैपिटल n/2 तो आपने निकाला ही है, माइनस कैपिटल एफ। कैपिटल एफ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ध्यान रखिए फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। जैसे अगर यहां 1 है तो हम लोग बोले कि इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 1, फिर इधर 3, ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा, है ना। तो जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब इससे पहले वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा वो कैपिटल एफ होगा। n/2 निकल गया, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी अपॉन 2। कैपिटल एफ किसका है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इज दिस ऑफ मीडियन क्लास, नो, द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाला स्मॉल एफ ऑफ फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास का, दिस इज ओनली फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखिएगा, है ना। इनटू क्या होगा एच क्या है तुम्हारा, ये जो क्लास लेंथ मतलब इंटरवल है उसकी बात हो रही है ना, एच इज द क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास, है ना, क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास। तो मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी। तो भाई फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। कोई बोलेगा ये कहां से आया, तो दीज आर एम्पेरिकल सेट ऑफ फॉर्मूले। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको मतलब ये जो भी फॉर्मूले है ना, ये ऐसा नहीं है कि मतलब किसी दिन ऐसे ही निकाला गया है ना, ये आफ्टर लॉन्ग ऑब्जर्वेशन बहुत सारी कार्य करने के बाद इस तरह के फॉर्मूले दिए गए हैं बाय मैथमेटिशियंस। ठीक है, मोड के बारे में बात करें तो मोड बिल्कुल सिंपल सी बात कह रहा है कि इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मोड इज ऑलवेज दैट वेरिएट विच हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो जैसे मान लो कि हम लोगों ने वही क्लास वाला एग्जांपल ले रखा है, डिफरेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स के बारे में बात करें तो मान लीजिए कि कोई मार्क्स है जो सबसे ज्यादा बच्चों को आया है, तो उसको हम शायद उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोड, क्योंकि हम लोग बोले कि विच हैव द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस तरीके से आप ग्रुप्ड अनग्रुप्ड का जो भी है मोड निकाल सकते हैं गाइस, एंड दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड मोड। और इसके लिए भी आपको सबसे पहले देखो मॉडल क्लास निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा आप खुद से, मेरे ख्याल से कोई भारी चीज नहीं है, आप फिर से वैसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम मीन मीडियन मोड के बीच में अगर हम डिस्कशन करें कि व्हाट इज द रिलेशन, दिस अगेन इंपेरिकल फॉर्मूला, है ना। तो हम लोग बोलते हैं कि मोड इज 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। मीडियन ऑलवेज लाइज बिटवीन मीन एंड मोड, है ना। ये एक तरीके से सेक्शन फॉर्मूले की तरह आप याद रख सकते हो, अगर आपको याद रखना है तो, है ना। आप इसको ऐसे देख सकते हो, इसको सोचो दिस अपॉन 3 - 2 टाइप का, है ना, 3 - 2 का, है ना। तो हम लोग यहां पे ध्यान रखें कि मोड जो है वो एक्सटर्नल डिवीजन से मिलेगा। किससे मिलेगा बच्चों, एक्सटर्नल डिवीजन से मिलेगा। एक तरफ है आपका मान लीजिए मीडियन और एक तरफ है क्या आपका मीन। और मोड क्या होगा आपका एक्सटर्नल डिवीजन से मिलेगा, है ना। मीडियन इज ऑलवेज लाइंग बिटवीन मीन एंड मोड, मतलब मीडियन शायद इधर होगा और मोड शायद इधर होगा कुछ, है कि नहीं, देख लो एक बार। तो मोड के बारे में हम बात करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी द रेशियो 3:1, शायद ऐसा कुछ है ना, सॉरी नॉट मोड, दिस इज मीन, सॉरी 3:2। तो दिस इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स मीन 3 टाइम्स मीडियन, है ना। और माइनस तो आएगा ही बीच में, और अपॉन कितना हो जाएगा 3 - 2 1। तो इस तरीके से दिमाग में रख सकते हो, और नहीं तो आप अपने हिसाब से रख लेना यार, उसमें तो क्या है कि हम लोग बोले मोड इज 3 टाइम्स मीडियन और -2 टाइम्स मीन। कोई भी अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन मीडियन और मोड सम सेम होंगे, है ना। तो मीन मीडियन एंड मोड मस्ट बी कोइंसाइडिंग, ठीक है ना। तो ये सब तो ठीक है, समझ लिया है बात को। मेनली जो सवाल आएगा वो इसमें आएगा मेजर ऑफ डिस्पर्शन में, और उसमें भी आपको आएगा मीन डेविएशन पे सवाल आता है और वेरिएंस पे आता है ना, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले हम इसी पे काम कर लेते हैं, ठीक है। रेंज वगैरह पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। मीन डेविएशन किसको बोलते हैं ना, मीन डेविएशन पे सवाल आते हैं बच्चों।
तो मीन डेविएशन हम लोग क्या कहते हैं कि जो भी आपके वेरिएट्स होते हैं, ठीक है ना, वो कितना आपका डेविएट कर रहा है फ्रॉम द सेंट्रल डेटा, है ना, फ्रॉम द सेंट्रल डेटा या स्टैटिस्टिकल एवरेज, है ना, उसके एब्सोल्यूट वैल्यू का जो मीन होता है उसी को मीन डेविएशन कहते हैं ना। फिर से एक बार, शायद जो वेरिएट्स हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग कोई स्टैटिस्टिकल एवरेज आया होगा, उसका जो डेविएशन है अबाउट द स्टैटिस्टिकल एवरेज फॉर एवरी डेटा कह रहे हैं ना, उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, उसका जो मीन है, एब्सोल्यूट वैल्यू का जो मीन है, दैट इज कॉल्ड एज मीन डेविएशन। द मीन डेविएशन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज द मीन ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशंस, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशंस ऑफ द वेरिएट फ्रॉम देयर स्टैटिस्टिकल एवरेज। स्टैटिस्टिकल एवरेज आपका मीन भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, या फिर मोड भी हो सकता है। कोई बोले कि ए इज द स्टैटिस्टिकल एवरेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, तो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द मीन डेविएशन। तो कि अगर डेटाज है मान लीजिए x1 x2 टिल xn, तो कि दिस इज गोइंग टू बी मॉडुलस ऑफ x1 माइनस a प्लस मॉडुलस ऑफ x2 माइनस a टिल मॉडुलस ऑफ xn माइनस a अपॉन n, उसका मीन। तो आप यहां देख सकते हैं फॉर्मूला लगाएगा तो ये आ जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी वाला है तो आपको यहाँ fi से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम काम करना पड़ेगा, और नीचे सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N। अच्छा, इसका अगर कभी कोई बोले कि मीन कब निकलेगा, ये ग्राफिकली प्रूव किया जा सकता है, आप 2-3 डेटा के लिए रख सकते हैं ना इसका प्रूफ। कोई बोले कि सर इसका मिनिमम वैल्यू कब आएगा, या फिर इसका मिनिमम वैल्यू किस स्टैटिस्टिकल एवरेज के अबाउट आएगा, तो दैट इज मीडियन, है ना, दैट इज टेकन अबाउट व्हाट, मीडियन। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर कभी ऐसा सवाल आ जाए कि भाई जो मीन डेविएशन है उसके मिनिमम वैल्यू किस स्टैटिस्टिकल एवरेज के अबाउट आएगी, द आंसर इज गोइंग टू बी गाइस मीडियन, है ना। तो दिस इज मीन डेविएशन। वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो फिर से हम लोग बोलें क्या कि इसमें जो स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस होते हैं ना फ्रॉम द वेरिएट, है ना, उसका एवरेज क्या कहलाता है, वेरिएंस, है ना। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्वियसली याद है, वेरिएंस का क्या कहलाएगा, स्क्वायर रूट। तो द वेरिएंस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरिएट फ्रॉम देयर मीन। यानी कि अगर मीन अगर आपने मान लिया x बार है और डेटा हैं x1 x2 xn, तो गाइस यहां पे आप देख सकते हो कि अगर डेविएशन के स्क्वायर की बात करें तो x1 माइनस x बार का स्क्वायर, x2 माइनस x बार का स्क्वायर एंड xn माइनस x बार का स्क्वायर, ये चीज आएगी, है ना, और उसका मीन। तो यानी कि ये ऐसा ही तो बनेगा ना, ये ऐसा ही बनेगा, x1 माइनस x बार का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x बार का स्क्वायर एंड स्टिल xn माइनस x बार का स्क्वायर, है ना, अपॉन n। अब फिर से अगर कोई पूछे कि इसका मिनिमम कब आएगा, तो अभी थोड़ी देर पहले बतलाया था कि x बार क्या होगा सो दैट कि इसका मिनिमम आएगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बतला दीजिएगा, है ना। इसी को हम सिंप्लीफाई करके इस रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। इसी को सिंप्लीफाई करके कैसे सर, देखना, इसमें एक टर्म आएगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर xn स्क्वायर, तो हम लेके ठीक है भाई ये x1 स्क्वायर से लेकर xn स्क्वायर तक आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस आएगा x बार स्क्वायर कितनी बार, n टाइम्स, माइनस देखना 2x1 x बार, 2x2 x बार, और इस तरीके से 2xn x बार, है ना। और हम अभी x बार को अर्थमेटिक मीन लेकर चल रहे हैं गाइस, है ना। तो दिस n, अब देख सकते हो यहां पे ये आ जाएगा सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n, है ना, i की वैल्यू 1 से n वेरी करा दो। इसको देखिएगा, ये है बच्चों आपका nx बार, है ना। तो यानी कि -2n x बार स्क्वायर और प्लस n x बार स्क्वायर, तो एक बार माइनस में आएगा तो माइनस क्या आएगा, n x बार स्क्वायर, तो n कट जाएगा और यहां बचेगा x बार स्क्वायर, है ना। यानी अल्टीमेटली ये क्या दिखा बच्चों, सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस, है ना, इसको लिख सकते हो सिग्मा xi अपॉन n का होल स्क्वायर, ठीक है, दिस। तो मेरे ख्याल से आप देख सकते हो कि ये अल्टीमेटली इस फॉर्मूले में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। इसको याद रखना भी आसान है, स्क्वायर्स का मीन, है ना, ऐसे सोच लीजिए इसको कि स्क्वायर्स का मीन और माइनस मीन का स्क्वायर। स्क्वायर्स का मीन मतलब हर एक डेटा के स्क्वायर का मीन, स्क्वायर्स का मीन और माइनस मीन का, है ना, जो मीन है उसका स्क्वायर, है ना। बिल्कुल बहुत प्यारा सा है, एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, कि स्क्वायर का मीन और माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो उसी की जगह तो हम लोग बोले हर जगह fi आ जाएगा और इस तरीके से ये बन जाएगा ना कि सिग्मा fi xi बार का स्क्वायर और यहाँ सिग्मा fi और इस तरीके से ये बन जाएगा, है ना। तो मतलब मेरे ख्याल से बहुत चिंता वाली बात नहीं है, सिंपल सा है कि अगर सिर्फ और सिर्फ x1 से xn तक का डेटा दिया हुआ है
तो सबका स्क्वायर अपॉन n और इसे यहां भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो यहां पे भी fi से मल्टीप्लाई होगा, यहां पे भी fi से मल्टीप्लाई होगा, और यहां भी fi से मल्टीप्लाई होगा, और यहां जो सिग्मा आएगा नीचे वाला है ना, वो सिग्मा fi मतलब कैपिटल N के बराबर होगा। आप देख सकते हैं ये, है ना, दिस इज फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे अभी मैंने आपको मीन के लिए क्या बोला, अर्थमेटिक मीन के लिए, कि हर एक डेटा को अगर मैं लैम्डा बढ़ा दूं तो हर एक डेटा को लैम्डा बढ़ा देने से अर्थमेटिक मीन लैम्डा से बढ़ जाता है। लेकिन अगर यही बात मैं बोलूं वेरिएंस के लिए कि अगर हर एक डेटा को मैं लैम्डा बढ़ा दूं या लैम्डा घटा दूं तो क्या वेरिएंस इफेक्ट होगा, आंसर इज नो, क्योंकि हर एक डेटा भी लैम्डा से बढ़ा और आपका मीन भी लैम्डा से बढ़ा। तो अल्टीमेटली जो डिफरेंस होगा ना, अल्टीमेटली जो डिफरेंस होगा, ये जो डिफरेंस है ना xi माइनस x बार, तो सिंस हर एक डेटा लैम्डा से बढ़ गया और मीन भी लैम्डा से बढ़ गया, तो माइनस करते ही वो लैम्डा लैम्डा गायब हो जाएगा, तो वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी अगर आप कभी भी आप क्या करते हो कि हर एक डेटा को लैम्डा बढ़ाते हो या डिक्रीज करते हो, वेरिएंस विल नेवर बी अफेक्टेड, यानी कि वेरिएंस उसी का होगा जो xi। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, है ना। तो दिस इज वेरिएंस ऑफ xi। लेकिन अगर आपने हर एक डेटा को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो मीन भी लैम्डा से मल्टीप्लाई होता है, इस बात समझते हैं आप, है ना। तो अगर हर एक डेटा लैम्डा से मल्टीप्लाई है और मीन भी लैम्डा से मल्टीप्लाई है, तो लैम्डा जब कॉमन आएगा तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन आएगा। तो यानी हम यहां बोल सकते हैं क्या, हम यहां क्या बोल सकते हैं, यानी कि जो फाइनल वेरिएंस आएगा वो लैम्डा स्क्वायर टाइम्स द ओरिजिनल वेरिएंस हो जाएगा, ठीक है। अब कोई बोलता है कि सर फिर से मैं axi प्लस बी कर दूं, मतलब हर एक डेटा को a से मल्टीप्लाई करके b ऐड कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो बेटा, b ऐड करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ a मल्टीप्लाई करने से a स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, सिंपल सी बात। अब एक और फॉर्मूला आपको बस याद रखना है फाइनल, कि अगर मान लीजिए कि दो आपके पास सेट ऑफ डेटास हैं जिसमें हम लोग बोलें कि n1 और n2 एलिमेंट्स है ना, n1 और n2 एलिमेंट्स है, जिसमें x1 बार और x2 बार आपके क्या है, एवरेजेस है ना, मीन है, अर्थमेटिक मीन है, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है द मीन ऑफ द टू सीरीज आर दिस एंड देयर वेरिएंसेस आर सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर। और आपको कंबाइंड वेरिएंस चाहिए ना, कंबाइंड मीन इज x बार, कंबाइंड मीन तो निकालना सिखाई दिया था कि x बार क्या होता है, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, ये तो x बार निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको कंबाइंड वेरिएंस चाहिए सिग्मा स्क्वायर, तो आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान रखना है ना, सिग्मा स्क्वायर इज n1 सिग्मा 1 स्क्वायर, मतलब ओरिजिनल वाले का आपको वेरिएंस, n2 सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2, और इधर n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर। और ये क्या थे, ये अलग अलग सेट के क्या थे आपके मीन्स थे ना, माइनस दिस x1 बार माइनस x2 बार का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला इज वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइस, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से दिल जान लगाकर एकदम याद कर लीजिएगा, सो दैट कि आप इसका उपयोग कर पाए। चलिए सवालों को सॉल्व करने में ध्यान देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल रिपीटेड पैटर्न क्वेश्चंस आते हैं। आप संकल्प पीवाईक्यू सीरीज किए होंगे तो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बोले 6 नंबर से भाई, है ना, 6 नंबर से x1 से लेकर a1 से लेकर a6, और ये सब एपी में, और जैसे हम इसको a मान लेते हैं तो ये फिर जैसे a प्लस डी हो जाएगा ना, कॉमन डिफरेंस d, a प्लस 2d हो जाएगा, ऐसे करके चलेगा ना टिल a प्लस 5d। a1 प्लस a3 लिख रहा है तो a और प्लस a प्लस 2d, है ना, ये 10 है, यानी हम लोग बोल रहे हैं 2a प्लस 2d इज 10, मतलब a प्लस d 5 के बराबर आ गया। बोला मीन ऑफ दी 6 नंबर इज 19/2। तो अगर हम इन सब का मीन लें तो क्या होता है बताओ, मीन अगर इनका लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, n/2 सम लेते हैं पहले तो, है ना, n/2 इंटू 2a प्लस 6 डेटा है तो n-1 इज 5d अपॉन सम ऑफ टोटल डेटा, है ना। मुझे लग रहा है कि n की वैल्यू तो दी हुई है वैसे 6/2 है ना, और 2a प्लस 6 और टोटल डेटा कितना है 6, तो 6, और इसकी वैल्यू दी है बच्चों 19/2। तो ये 6 से 6 कटा और ये 2 से 2 कटा, तो मुझे लग रहा है 2a प्लस 5d इज 19, है ना। इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5a प्लस 5d इक्वल्स 25, और फिर घटाओगे तो 3a 6, a की वैल्यू बॉस 2 आ रही है, a2 आ रहा है मतलब d3 आएगा। अब भाई a2 आ रहा है d3 आ रहा है, और हम लोगों से पूछ रहा है कि व्हाट इज द वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो भाई अगर मैं इसके a1 a2 को लिखूं तो a तो हमारा 2 हो गया, और कॉमन डिफरेंस 3 है तो नेक्स्ट 5, है ना। फिर नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा आपका 8, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा आपका 3 बढ़ के 11, 11 के बाद 14, 14 के बाद 17, आप एक बार देख लो, ऐसा है।
तो हमें इनका वेरिएंस निकालना है। आपको मैंने बताया कि देखो वेरिएंस निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, सिंस ये वेरिएट्स हैं तो सिग्मा या x1 स्क्वायर से लेकर x6 स्क्वायर तक जाएगा अपॉन 6, यानी कि आप देख सकते हो यहां पे क्या है, मीन ऑफ द स्क्वायर्स और माइनस स्क्वायर ऑफ द मीन। समझ गए, यहां पे स्क्वायर ऑफ द मीन आएगा। अब मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं कि ये जब आप सम देखिएगा ना बच्चों, ये जब सम देखिएगा तो ये थोड़ा भारी होने वाला है ना, ये जो सम है ये थोड़ा सा भारी होने वाला है, क्योंकि आपको x1 x2 इन सब का जो डेटा है वो बहुत बड़ा बड़ा डेटा है। तो मेरे ख्याल से ये जो डेटास हैं ये थोड़े आपके स्ट्रॉन्ग मतलब बड़े बड़े डेटास हैं। तो मैं इस तरह के केसेस में हमेशा एक ट्रिक यूज करूंगा जो आपको भी ध्यान रखना है ना, कि हम कुछ नंबर्स इसमें घटा सकते हैं। क्योंकि आपको मैंने बताया कि वेरिएंस में फर्क कब नहीं पड़ता है, अगर हम हर एक डेटा में कुछ कुछ सब्ट्रैक्ट भी करते हैं ना, फिक्स्ड अमाउंट अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो या ऐड करते हैं तब भी। जैसे मैं इसमें अगर हर एक में 8 घटा देता हूं तो -6 आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं ना, -3 0 3 6 और 9, ये इसका भी वेरिएंस निकालोगे तो सेम आएगा। बट ये ध्यान रखना कि इसका मीन अभी तो मेरा क्या था, इसका मीन था मेरा 19/2, लेकिन अब इस सेट का डेटा का मीन क्या होगा, ऑफ कोर्स 19/2 -8, ये होगा मीन। यानी हमारे पास अब इस सेट का डेटा जो है उसका मीन हो गया 3/2। तो अब इसका वेरिएंस निकाल लीजिए, चाहे इसका विथ 19/2 निकालिए, बात सेम है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज्यादा भारी होगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं, तो यहां से देखिए 36 + 9 + 0 + 9 + 36 + 81 अपॉन कितना 6 और -3/2 का होल स्क्वायर मतलब 9/4 इक्वल टू, यहां देखो 45 और 45 90 और 90 और 171 171/6। तो मुझे लग रहा है इसका एलसीएम शायद 12 आना चाहिए, है ना। और ये 6 दूनी 2 7 दूनी 14 4, यहां से 1, ठीक है, और -9 ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू आ रही है 12 में 7 गया 5, 3 चौके 12 5, ये है मेरे ख्याल सिग्मा स्क्वायर। आपको 8 सिग्मा स्क्वायर निकालना है गुरु, तो 8 सिग्मा स्क्वायर मतलब मुझे लग रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 210, 210 मतलब बी ऑप्शन। तो आप समझ रहे हैं ना कि यहां पे थोड़ा हम टाइम बचा सकते हैं अगर हम इस तरह की छोटी सी बात का इस्तेमाल कर लें, है ना। अगले सवाल पे चलते हैं गाइस। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन अ टेस्ट आर 10 and 4। तो भाई जो मीन है वो x बार है, वो कितना है भाई 10 है, और जो वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर कितना है 4 है। बाद में पता चलता है लेटर द मार्क्स ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्रीज फ्रॉम 8 to 12, मतलब 8 था अब उसका मार्क्स कितना कर दिया इसने 12 कर दिया ना, 8 से मार्क्स कितना कर दिया 12 कर दिया। ठीक है, तो अगर हम लोग बोले कि इसका मार्क्स 8 से लेकर 12 कर दिया, ठीक है, और बोले कि इफ द न्यू मीन इज नाउ 10.2, तो जो नया मीन है वो है 10.2। ठीक है, तो हम ओरिजिनल डेटा में हम कितने स्टूडेंट्स हैं, अच्छा स्टूडेंट्स नहीं दिया है ना, स्टूडेंट्स नहीं दिया शायद। तो हम लोग मान लेते हैं कि n स्टूडेंट्स होंगे, है ना, n स्टूडेंट्स होंगे जिसमें एक का डेट इस एक का मार्क्स है 8, तो हम x1 से लेकर xn-1 तक होंगे मार्क्स। ठीक है, और दिस अपॉन n इज गोइंग टू बी 10, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं जो x1 से लेकर xn-1 तक का जो सम है गुरु, ये आ रहा है आपका 10n-8। ठीक है, और अब हम लोग बोले कि नया मीन है ये, तो नया मीन में क्या हो रहा है कि ये 12 रख दिया गया, और फिर x1 से xn-1 तक का सम दैट इज 10n-8 और अपॉन n। ठीक है भाई, तो n इधर आएगा तो 10.2n और -10n इक्वल्स टू 12 में से 8 गया 4, तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज 2/10n यानी 1/5n। तो n यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए गुरु 20।
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गए 20, है ना। तो इफ द न्यू मीन इज दिस देन द न्यू वेरिएंस इज इक्वल टू, अब हमें वेरिएंस निकालना है ना। तो वेरिएंस हमें पता चल गया नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 है, ओरिजिनल डेटा 8 था, अभी डेटा 12 है। तो हम लोग ऐसे सोचते हैं ना भाई कि जब इसका निकालेंगे क्या वेरिएंस, है ना, तो क्या लिखेंगे अपन ओरिजिनल वाले का 8 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर से लेकर x19 स्क्वायर, क्योंकि 20 डेटा है, अपॉन 20, है ना, अपॉन 20 माइनस जो मीन है उसका स्क्वायर। तो मीन ओरिजिनल वाले का क्या था 10, तो 10 का स्क्वायर मतलब 100, एंड दैट इज इक्वल टू वेरिएंस दैट इज 4, है ना। यानी हम लोग बोल सकते हैं 64 प्लस x1 स्क्वायर से लेकर x19 स्क्वायर तक कितना आएगा, दिस इज 104 इंटू 20, है ना, और माइनस 64 करके निकालना पड़ेगा। तो x1 स्क्वायर से लेकर x19 स्क्वायर तक मेरे पास आ गया भाई, है ना। दिस इज गोइंग टू बी 802 माइनस 64, ये हमारा आंसर है x1 स्क्वायर से x19 का स्क्वायर। अब जो नया वेरिएंस होगा बच्चों, नया वेरिएंस आप खुद सोचो, ऊपर लिख देता हूं। तो 12 है तो यानी कि इधर 12 स्क्वायर आएगा, फिर x1 स्क्वायर से x19 के स्क्वायर की वैल्यू आएगी दैट इज 2080 माइनस 64 अपॉन 20, और माइनस सिग्मा सॉरी माइनस म्यू मतलब या फिर एवरेज दैट इज 10.2 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका नया वाला। तो इसको 20 से डिवाइड करोगे तो ये फिर से 104 हो जाएगा, है ना, और 144 में से 64 गया तो 140 80, तो मुझे लग रहा है कि ये 4 आ रहा है, और माइनस माइनस 102 का स्क्वायर चाहिए होगा। तो 102 का स्क्वायर अगर हम लोग देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि 402, है ना, तो 104.04, है ना, 104.04 ऐसा कुछ, यानी 4 माइनस 0.04 3.96 कुछ इस तरह का नंबर आना चाहिए। यस, देयर इज एन ऑप्शन सी दैट इज 3.96। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन गया, है ना, ये इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन गया। अगले सवाल पे आते हैं। 3 रॉटन एप्पल्स, सड़े हुए एप्पल्स है, इज एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 7 गुड एप्पल्स, है ना, एंड 4 एप्पल्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना, एक बार में ही निकाल लिया, सॉरी एक एक करके निकालने हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट निकालने, ठीक है। लेट द रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स डिनोट द नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स। तो भाई प्रोबेबिलिटी में गेम चला गया, है ना, इसमें आपको वो डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना पड़ेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी पड़ेगी बॉस। चलो ट्राई करते हैं। इसमें जैसे कि हम कैपिटल एक्स इक्वल टू आर ये मान रहे हैं सक्सेस, और इधर इसकी प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं। तो देखो हम लोग बोलेंगे क्या, लेट द रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट द नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स। तो 4 बार निकाल रहे हैं, तो या तो एक भी रोटन एप्पल नहीं आएगा, या एक रोटन एप्पल आएगा, या फिर 2 आएगा, और या फिर 3 आएगा। यही केस हो सकता है ना रोटन एप्पल के हिसाब से। इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं भैया। अब कोई भी रोटन एप्पल ना आए तो इस चीज को समझिएगा कि 3 तो रोटन एप्पल हैं और 4 हैं, नहीं सॉरी 7 गुड एप्पल्स हैं, 7 गुड एप्पल्स हैं। तो अगर कोई भी रोटन एप्पल नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं कि 7C4 मतलब 7 में से 4 निकाल लीजिए गुड एप्पल्स में से, और इधर 10C4, क्योंकि 10 बार 4 बार निकाल रहे हैं ना हम लोग, 4 बार निकाल रहे हैं शायद, हाँ 4 बार निकाल। अगर एक आपका रोटन एप्पल है तो इधर से आपको एक लेना पड़ेगा, सॉरी इधर से एक लेना पड़ेगा 3C1 7C3 अपॉन 10C4, है ना, ऐसा। फिर 2 रोटन एप्पल की अगर बात करें तो 3C2 इंटू 7C2 अपॉन 10C4, है ना, या फिर 3 रोटन एप्पल तो 3C3 इंटू 7C1 और अपॉन 10C4। एक बार जो 10C4 निकाल लेते हैं ना, 10 9 8 7, है ना, और अपॉन 24, 8 तिया 24, 3 तिया 9 7 तिया 210,
है ना। तो हम ले 210, 7c4 और 7c3 सेम ही होता होगा, है ना। 7c4 में हम लोग बोलेंगे 765/6, 35। तो ये जो पहला वाला केस है ना, ये 35/210 है। 35/210 मतलब हम डिवाइड करके लिखें, 7×5 = 35, 1/6 है ना। इसको मुझे लिख देना चाहिए 1/6। ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/2। इधर हो जाएगा 7×42 21, 21/210 इज गोइंग टू बी नीचे 10, तो ये 3/10 लग रहा है मुझे। और ये 7 और ये 210, तो 7×21, तो मुझे लग रहा है कि ये तो 1/30 होना चाहिए शायद। ये इसकी प्रोबेबिलिटीज आ गई, है ना। ये इसकी क्या गई, प्रोबेबिलिटीज आ गई। क्लियर है। अब हमें क्या क्या निकालना है वो एक बार देख लेंगे। इस हमें म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर निकालना है। म्यू मेरे ख्याल से मीन ही है ना, और ये वेरिएंस ही है। तो जब आप इस तरह की चीजों में वेरिएंस निकालते हैं ना, सिग्मा स्क्वायर, तो क्या आता है, सिग्मा FI/XI स्क्वायर, है ना। तो FI तो इस बार ये हो गया, तो 1/6, है ना। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, 1/6 इंटू 0 स्क्वायर प्लस हाफ सीधा प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। फिर इधर कितना हो जाएगा, 3/10 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 4, और प्लस 1/30 इंटू 3 स्क्वायर दैट इज 9, माइनस म्यू स्क्वायर। म्यू स्क्वायर को इधर ले तो म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 10 म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर अगर आप देखते हो तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5, 4×3 = 12, 3, तो 5 3 8, 12 8 20। तो मुझे लग रहा है कि इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा गाइस, 20। तो मेरे ख्याल से दिस इज 20। देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से 20 आ जाएगा। ठीक है, देख लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। ये अच्छा सवाल था जो प्रीवियस पूछा गया है ना। एक सेट दिया हुआ है x 11 से लेके 41, तो इसमें टर्म्स कितने हो जाएंगे, 31, है ना। देयर आर 31 टर्म्स इन दिस। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो इसमें भी 31 टर्म ही दिख रहे हैं। ओके, और बोला भी 2 सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन x बार एंड y बार आर देयर रेस्पेक्टिव मीन्स। तो x बार मतलब क्या हो गया इसका मीन निकालना है। तो n/2 जैसे 31/2 और अपॉन 30, तो हाफ ही आ जाएगा, है ना। और इंटू फर्स्ट और प्लस लास्ट, तो कितना होगा, 41, 1 42, 10 52, 26 है। फिर y बार अगर निकालते हो तो हाफ, और फिर से वो 9 6 1 15, 152, तो 76। ये कैसे निकाला भाई, इसका सम निकालोगे तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एपी में है ना, फर्स्ट टर्म प्लस, तो n/2 और नीचे n है तो n कट जाएगा, तो अल्टीमेटली हाफ इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये इसका मीन आ जाएगा इन दोनों का, है ना, मीन, respective means, and sigma square is the variance of all the observations. Okay, all the observations। तो मैं इसका सिग्मा पहले तो निकालता हूं, इसको हम लोग सिग्मा 1 स्क्वायर बोल देते हैं। हम अपनी बोलचाल की भाषा में, चलो इसको बाद में देख लेते हैं। इसका हम लिखते हैं क्या, सिग्मा 1 स्क्वायर। सिग्मा 1 स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो इसका मीन है 26। तो मैं क्या कर सकता हूं कि इसमें हर एक डेटा में 26 घटा देता हूं। तो जैसे 26 घटाओगे तो पहला वाला कितना आ जाएगा, -15, है ना। तो हमारे पास यहाँ जो डेटा बनेगा बच्चों, वो बनेगा -15, -14, -13, ऐसे करते करते 0 जाएगा, और फिर 1 2 करते करते फिर से 15 जाएगा, है ना। ये बनेगा डेटा 26 घटाने के बाद। अब 26 घटाने के बाद सबको स्क्वायर कीजिएगा, तो आप देख रहे हो ना कि इससे पहले तक का स्क्वायर और इसके बाद तक का स्क्वायर सेम है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। और ये है क्या, 1 स्क्वायर से 15 स्क्वायर तक का सम। तो 1 स्क्वायर से 15 स्क्वायर तक का सम कितना हो जाएगा, 15 इंटू 16, n+1, 2n+1 दैट इज 31/6। ये तो मैंने 1 स्क्वायर से 15 स्क्वायर तक का सम लिख दिया, है ना। और अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा, टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है, 31।
क्यों बोले सर वो माइनस आपने मीन का स्क्वायर नहीं किया, तो बेटा मीन 26 था, है ना, और मैंने हर एक डेटा पे अगर 26 घटा दिया है तो यहां मीन जो इस डेटा के लिए होगा वो 26 माइनस 26 0 हो जाएगा। तो ये गया, और 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो ये मुझे लग रहा है कि 16 पचे 80 करके कुछ आ रहा है, 80। और सिग्मा 2 स्क्वायर भी मुझे लग रहा है ना दूसरे वाले का भी 80 ही आएगा, क्योंकि इसका भी अगर आप डेटा ले रहे हो 76 मिडिल डेटा और घटा के लिखोगे तो 15 से शुरू होगा, -15 से वो भी 15 तक ही जाएगा, तो सेम चीज आएगी। तो अब सिग्मा स्क्वायर के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, n1 इज 31, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 31 सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2, है ना, n1 प्लस n2 इज 62 प्लस n1 n2 इज 31 इंटू 31, और नीचे क्या होगा n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स 31, तो 2 स्क्वायर इंटू 31 स्क्वायर इंटू x बार x1 बार माइनस x2 बार, मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा शायद, है ना, ये मीनी है ना। तो 76 में से 26 गया 50, 50 का स्क्वायर मेरे ख्याल से ये 250 कुछ होगा, है ना, हाँ तो 250 होगा। अच्छा यहां देखो ये 2 बार में कट जाएगा, और ये 160 बटा 2 80 आएगा ना, तो और क्या आएगा, प्लस ये गया नहीं, ये 50 का स्क्वायर 2500 होगा, सॉरी, और 4 से डिवाइड करोगे तो 4 छक 24, 1 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, है ना, 5 705 आ रहा है ना, 705 आ रहा है सिग्मा स्क्वायर, है ना। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है दैट इज एक्स बार प्लस वाई बार, तो एक्स बार प्लस वाई बार करेंगे तो 6 6 12 के 2 102, 705 में से 102 अगर घटाते हैं मॉड वर्ड लेके तो 5 में से 2 गया 3 0, पता नहीं यार, शायद 603 आना चाहिए ना, सही है गलत भगवान जाने, आई थिंक 603 आएगा, बाकी आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, आएगा तो ये सही। तो आप देख सकते हैं जो फॉर्मूला भी बताया था ना, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर इनटू x1 बार माइनस x2 बार का होल स्क्वायर। तो उसी चीज को हम लोगों ने इस्तेमाल करके सिग्मा स्क्वायर के बारे में लिख दिया है ना, आई थिंक ठीक ही वही है शायद, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस, मीन और वेरिएंस, है ना। तो हम लोग लगे एक्स बार दिया हुआ है 8 और सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ है 16, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 7। इफ वन ऑब्जर्वेशन 14 इज ओमिटेड, मतलब हटा दिया, इस बार हटा ही दिया, पहले क्या होता था रिप्लेस कर देता था, चेंज कर देता था, डिफेक्टिव हो जाता था कुछ ऐसी चीज। तो ए इज द न्यू मीन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो 8 है ना, 14 और एक डेटा 14 है ना, बाकी हम 6 डेटा मान लेते हैं ना, टोटल 7 डेटा, तो इनका जो सम होगा और अपॉन ऑफ कोर्स 7 नंबर ऑफ डेटा इज 8। यानी बच्चों 14 से लेकर x1 से x6 तक का सम सिग्मा में भी आप लिख सकते हैं 56 आएगा, यानी कि x1 से लेकर x6 तक का जो सम है 42 आएगा। और अगर हमें इसको 6 से डिवाइड कर लेता हूं तो यही मेरे ख्याल से इसका मीन हो गया, रिमेनिंग 6 ओवर गए, तो मुझे लग रहा है कि 7 छक 42 ए से बना गया। अब वेरिएंस पे जाएंगे, है ना, तो सिग्मा स्क्वायर 16 है तो 14 का स्क्वायर, और वही सिग्मा x1 स्क्वायर लिख देता हूं मैं ना, बुरा ना मानो, अपॉन कितना था भाई 7, और माइनस मीन कितना था अपना ओरिजिनल, मीन अपना 8 था, तो 8 64, है ना, ये है। यानी इसको इधर लगेगा तो 64 से 70 10 80, तो 560 इक्वल टू 14 स्क्वायर दैट इज 196 प्लस सिग्मा x1 स्क्वायर, 6 टर्म्स हैं इसमें, है ना, ध्यान रखिएगा। तो सिग्मा x1 स्क्वायर निकल के आ रहा है पता नहीं सही या गलत, देख लेना यार, ठीक है, ये आएगा। अब हम लोग को जो नया मीन निकालना है दैट इज b, है ना, तो वो आएगा आपका
इसका स्क्वायर दैट इज 364 अपॉन 6 और माइनस 7 का स्क्वायर दैट इज 49। तो मुझे लग रहा है 2 3 6 18 182 है ना, ऐसा कुछ आ रहा है। तो इसको अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं 3, तो मुझे लग रहा है 182 माइनस, यार ये कैलकुलेशन है ना, कहीं कुछ एरर हो जाए तो अलग बात है। मुझे लग रहा है 25/3 आ रहा है, तो यानी ए की वैल्यू तो आ गई गाइस 7, 3 भी आ गया 25 और -5, तो मुझे लग रहा है 27 कुछ आना चाहिए ना। बाकी कैलकुलेशन में कुछ एरर हो तो देख लेना, बतला देना, और नहीं बताओ तो ठीक है, बाकी आप करेक्ट कर लेना, और तो क्या है। अभी तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ a1, a1 की जितनी वैल्यूज हैं, है ना, उसकी बात हो रही है। फॉर विच द मीन डेविएशन अबाउट द मीन of 100 consecutive positive integers this is 25। तो मीन डेविएशन आपको पता है, अबाउट मीन ले रहे हैं ना, तो चलिए पहले तो मीन निकाल लेते हैं इसका। तो हम लोग बोले कि ये कंसेक्यूटिव है, तो a1 अगर a है तो फिर क्या है a+1 a+2 टिल a+99, ये इसका जब आप मीन निकालिएगा ना x बार, तो इन सबको ऐड कीजिएगा। तो वंस ए मेरे ख्याल से 100 बार है तो 100a, और 1 से 99 तक का सम है 99 इंटू 100/2, इसका सम हो गया टोटल डिवाइडेड बाई 100, है ना, 100 ऑब्जर्वेशन, दिस इज a प्लस 99/2, ये x बार आ गया। मीन डेविएशन क्या होता है? मीन डेविएशन होता है कि घटाना पड़ता है ना, तो मीन डेविएशन हम निकालते हैं और उसका मॉड लेना है। तो भाई देखो, इसको जब घटाओगे इसमें से तो 99/2 मॉड लेने के बाद, अबाउट मीन ले रहे हैं ना, मीन डेविएशन याद है ना, कैसे घटा घटा के मॉड लेना है। तो इसको घटाओगे, वैसे नेगेटिव्स आएंगे बट मॉड लगा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस आंसर आएगा, क्योंकि ए तो कट ही जाएगा 97/2, और ऐसे ही चलता जाएगा। मुझे लग रहा है फिर 95/2 ऐसे ही कुछ होगा, और तो क्या। और फिर लास्ट वाले में भी मुझे लग रहा है 99/2 तक जाएगा, ये 99/2 से 99/2 तक जाएगा। ये सब देख रहे हो ना, ऑड है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं 1/2 आएगा, 3/2 आएगा, फिर 1/2 आएगा। ये देख रहा है दो दो के डिफरेंस पे आ रहे हैं ना, 99 97 95 फिर 93 ऐसे करके आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, फिर हाफ आएगा, फिर हाफ के बाद फिर से 3/2 5/2 करके 99/2 जाएगा, यानी कि दिस इंटू 2 अपॉन टोटल डेटा। टोटल डेटा कितना है बच्चों? 100। तो पहली चीज है कि 2 तो कट जाएगा, और ऊपर 1 से लेकर 99 तक का सम और डिफरेंस इसका 2, तो एपी के हिसाब से जोड़ते हैं तो टर्म्स कितने हो जाएंगे इसमें? 50, 50/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 100/100, यानी 25 आ रहा है मीन डेविएशन। तो भाई ये भी कह रहा है कि मीन डेविएशन 25 आना चाहिए ना, तो 25 तो आ रहा है, चाहे आपका a1 कुछ भी हो, है ना, a कुछ भी हो, आप देख लो कि मीन डेविएशन 25 आ रहा है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि a कुछ भी हो मतलब नेचुरल नंबर ही होगा, है ना, 100 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। तो यानी हम बोल सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज सी कैलकाटा, है ना, आप चेक कर लो एक बार, सी कैलकाटा। ठीक है, चलो भाई अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कुछ ऐसे चार्ट वार्ट बनाए हुए कि इफ द वेरिएंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 3, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, हर एक की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। वेरिएंस हमें पता होना चाहिए ना, वेरिएंस पता है हमें 3, तो पहले मीन निकाल लेते हैं ना, मीन। मीन निकालें पहले, मीन निकाल लेते हैं ना, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, है ना, FI XI वाला लिख रहे हैं,
16 चौक 64, 5 अल्फा 54, 35, 8 छक 48, है ना। हम अगर सिग्मा एफ आई की बात करें तो 6 3 9 25, 25 9 34, 39 41 45, 45 प्लस अल्फा। तो देखो बेटा मीन तो बहुत इजीली निकल जाएगा ना, 16 8 24, 24 और 64 88, 88 4 92, 142, 150, 190, 195, 225। तो 225 प्लस 5 अल्फा, ये है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन इज 45 प्लस अल्फा। ये बहुत बढ़िया आ रहा है ना। मुझे लग रहा है 5 कॉमन लोगे तो अंदर 45 प्लस अल्फा ही बनेगा, यानी मीन बहुत प्यारा आ गया है। मीन आ गया आपका कितना, 5 आ गया। अब आपको अगर वेरिएंस निकालना दिया हुआ है ना 3, है ना, चले वेरिएंस तो आप सुनना ध्यान से, एफ आई एक्स आई स्क्वायर होगा, तो यानी कि ऊपर वाले डेटा स्क्वायर होंगे। स्क्वायर होने के बाद ये बहुत भारी भरकम बनेंगे ना, 4 9 ऐसे करके, फिर जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो और बड़े बड़े डेटा बनेंगे। तो मैं सबसे पहले काम करता हूं वही कि इनको पहले थोड़ा घटाता हूं, और घटाता हूं किस पॉइंट के अबाउट, मीन के अबाउट, ताकि ये जो माइनस मीन का स्क्वायर हो ना वो माइनस 0 का स्क्वायर में बदल जाए। तो हमने बोला कि 5 है, तो अगर मैं इसको घटा दूं तो ये -3, ये -2, ये -1, ये 0, ले ये 1, ये 2 और ये 3। तो सिग्मा एफ आई मतलब 3 इंटू एक्स आई स्क्वायर, तो 9 9 दिया 27 प्लस 6 और 2 दूनी -2 का स्क्वायर 4 24 प्लस 16। देखो बहुत इजी हो गया है ना, और ये वाला साफ ही हो गया है ना, अल्फा इंटू 0 स्क्वायर, और 9 इंटू 1 स्क्वायर तो 9 प्लस 5 इंटू, है ना, प्लस 5 इंटू, है ना, प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर, प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 4 5 20 प्लस 6 इंटू 3 स्क्वायर 9, तो 6 9 54 अपॉन अपॉन सिग्मा एफ आई मतलब 45 प्लस अल्फा, और उधर 0 स्क्वायर तो खत्म हो गया ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 135 प्लस 3 अल्फा, एंड दैट इज इक्वल टू 7 4 11 6 17 3 20 6 26 26 4 30 के 0 हासिल 3 3 2 5 5 2 7 1 8 2 10 5 15, मतलब आई थिंक 3 अल्फा शुड बी 15 एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा शुड बी 5, वैल्यू ऑफ द अल्फा शुड बी 5। तो मेरे ख्याल से बहुत इजी सवाल था, है ना, बट ये ट्रिक अगर आप यूज कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है। और ये ट्रिक मैंने वहां भी बतलाई है जब मैंने सिंगल PYQ सीरीज किया था, तो अगर जो बच्चे ध्यान से देख रहे होंगे उनको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। लेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मार्क्स ऑफ क्लास ए ऑफ 100 स्टूडेंट्स बी 40 एंड अल्फा। तो देखिए हम इसको लिखना चालू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोले कि जो पहला है उसमें n1 दिया हुआ है, n1 कितना दिया हुआ भैया 100, ठीक है, और x1 बार कितना दिया हुआ है, x1 बार दिया हुआ है 40, और वेरिएंस है स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन है बच्चों ध्यान रखिएगा ना। तो यानी कि वेरिएंस जो होगा सिग्मा 1 स्क्वायर वो होगा अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर है ना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डिविएशन। एंड द मीन एंड दिस ऑफ क्लास बी ऑफ n स्टूडेंट्स। अच्छा, अब n2 की वैल्यू है भाई n, और उसका जो मीन है, उसका मीन है 55, और उसका सिग्मा 2 स्क्वायर क्या है भाई 30 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये वेरिएंस दिया हुआ है ना, ये वेरिएंस दिया हुआ है, सॉरी स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है, तो वेरिएंस निकालेंगे तो स्क्वायर करेंगे, बहुत ऑब्वियस है ना। अब बोलता है मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द मार्क्स ऑफ कंबाइंड 100 प्लस, अच्छा कंबाइंड मीन दिया हुआ है 50, तो कंबाइंड मीन कैसे निकालते थे हम, याद है n1 x1 बार है ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 4000 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 55n अपॉन n1 प्लस n2, तो n1 प्लस n2 करोगे तो बच्चों 100 प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5000 प्लस 50n इक्वल टू 4000 प्लस 55n, यानी इसको इधर ले आओगे तो मुझे लग रहा है 5n
इक्वल टू 1000, मतलब n की वैल्यू मुझे लग रहा है 200 आ रही है, यानी कि ये जो दूसरा वाला है ना n, ये 200 हो गया भाई, ये चीज तो पता चल गई। अब बोला कि मीन एंड द कंबाइंड वेरिएशन इज आल्सो 350, देन द सम ऑफ द वेरिएंसेस ऑफ द क्लास ए एंड बी, तो थोड़ा अपन को जगह चाहिए होगा, तो 350 हो गया कंबाइंड वेरिएंस है ना, सिग्मा स्क्वायर इज 350, और ये कितना था याद है, n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर, तो n1 इज 100 और सिग्मा 1 स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर प्लस 200, और इसका है 30 माइनस अल्फा का 30 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, और नीचे n1 प्लस n2 मतलब 300, 300 मतलब डबल जीरो तो गए हो, और प्लस n1 n2 है ना, तो n1 इज 100, n2 इज 200, और नीचे 300 का स्क्वायर यानी कि 300 इंटू 300, और इंटू x1 बार माइनस x2 बार का होल स्क्वायर। तो मुझे लग रहा है कि देखो इन दोनों का स्क्वायर करोगे घटा के 15 है ना, 15 का स्क्वायर इज गोइंग टू बी 225 आई सपोज है ना, ये गया, ये गया, 3 से इसको काटेंगे तो 3 7 21, 3 बचे 15, 25 टाइम्स कट रहा है ये है ना, तो 350 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 900 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 60 अल्फा अपॉन 3 है ना, और इधर की साइड से कितना आ रहा है भाई देखना एक बार जरा, 25 दूनी 50, तो भाई मेरे इसको इधर ले आओ 50 को, तो ये 300 बन गया, और इक्वल टू यहां देखना 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इज 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 120 अल्फा प्लस 1800 और बटा 3, तो कटकटा तो रहा ही कुछ है ना, तो लेकिन 300 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 40 अल्फा और प्लस 600, इसको उधर ले जाओ, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 40 अल्फा प्लस 300 इज 0, 30 और 10 में टूट रहा है ऑब्वियस बात है, तो अल्फा इज 10 एंड 30, 10 एंड 30 में देख सकते हो कि 30 माइनस अल्फा पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू तो भाई 10 ही आएगी, अल्फा अगर 10 आ गया तो पहले वाले का वेरिएंस हो गया 100 10 का स्क्वायर, और दूसरे वाले का 20 का स्क्वायर मतलब 400, मतलब इसका जो सम आएगा दैट हैज टू बी व्हाट 500 है ना, सम इज गोइंग टू बी 500, देख लीजिएगा। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है कि द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस आर 5 एंड 8 इफ 3 ऑब्जर्वेशंस आर 135, तो हल है कि 1 प्लस 3 प्लस 5 और बचे हुए 2x को a और b मान लेते हैं, तो दिस अपॉन 5 इज 5, तो दिस इज 25, यानी कि a प्लस b जो होगा हमारा 16 आ रहा है ना, देख लो एक बार, 5 3 8 1 9 16, और वेरिएंस है 8 है ना, तो वेरिएंस 8, तो हल है कि 8 इक्वल टू क्या आएगा 1 9 10 25 35 और प्लस, हाँ इसमें अब भारी झोल होगा क्या, नहीं ना, चलो ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 5 ही है, और माइनस मीन का स्क्वायर, तो मीन कितना है 5, तो 25 आप देख लो एक बार, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहां से ये 33 इंटू 5 165 इक्वल टू 35 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है आपका 130। अब आपको a प्लस बी के बारे में बात करना है या ए क्यू प्लस बी क्यूब निकालना है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू आप निकाल सकते हैं यहां से है ना, अगर कैलकुलेशन सब सही है तो ए क्यू प्लस बी क्यू ए और बी निकाल के भी निकाल सकते हो है ना, बाकी देख लेना, 7 और 9 16 है ना, 7 7 49 9 9 81, हाँ तो ए 7 और 9 आएगा है ना, देख लेना आप, तो आप चाहो तो निकाल सकते हो ना एक वेरिएबल में कन्वर्ट करके,
और फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऐसे भी निकाल सकते हो, ए प्लस बी, अगर नहीं भी निकालना है ए बी तो है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसा ही आता है फॉर्मूला। तो ए प्लस बी पता ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता ही है, ए बी कैसे निकलेगा सर? तो इसको लिख दो ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी, वहां से ए बी भी निकल जाएगा, तो मेरे ख्याल से काम हो जाएगा। और फिर नहीं तो आप सॉल्व करके 7 9 निकाल सकते हो, बन जाएगा। ऑप्शन क्या आया था, आंसर क्या आया था, जरूर लिख के बतला दीजिएगा टाइम स्टैम्प के साथ। अगले सवाल पे आते हैं गाइस। इसमें बोला है कि x1 से x7 तक है 9 पहला टर्म है, तो x1 इज 9, x2 is 9 plus d and x7 is 9 plus 6d I think. If the standard deviation ध्यान रखना है ना, इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाता है, वेरिएंस 16 होगा। मीन इज x बार, तो ये 9 9 9 अगर 7 बार आया तो 63 और d और 1 से लेकर 6 तक का सम, तो 6 इंटू 7/2 मतलब 21 ही आना चाहिए सर, अपॉन 7, तो शायद 9 प्लस 3d आएगा मीन। और इसका अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन 4 बोल रहे हैं तो वेरिएंस हो गया 16, और इनका स्क्वायर लिखना पड़ेगा है ना, ऐसे ही कुछ भारी काम है, इसी से डी निकलेगा भाई, और तो कोई चारा है नहीं। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा घटाते हैं है ना, ये मीन है 9 प्लस 3d, और हर एक डेटा को अगर हम इसमें घटा देते हैं तो इसका आ जाएगा -3d -2d, और लिखना है तो लिख लो, x3 है शायद 9 प्लस 2d, तो इसका आ जाएगा -d, x4 है शायद 9 प्लस 3d, वाओ ये 0 हो जाएगा, x5 आ जाएगा 9 प्लस 4d, माहौल बदल गया बारगी से, x6 हो गया 9 प्लस 5d, और फिर x7 हो जाएगा 9 प्लस 6d, तो इसका तो 3d आएगा है ना, बाकी आप देख के भी लिख सकते हैं। और अगर मैं इसी का निकालता हूं तो ये क्या हो जाएगा, इन सब का स्क्वायर 9d स्क्वायर और 4 13 और 14d स्क्वायर, और इंटू 2 क्योंकि ये 0 और ये फिर से 14d स्क्वायर, और अपॉन 7, और माइनस कोई बोले सर मीन, तो मीन तो अब मैंने सब में ये घटा दिया, तो मीन फाइनल 0 ही हो जाएगा, तो है ना 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 तो 4, तो डी की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। कोई बोले -2 छोड़ दिया सर, क्योंकि ये इंक्रीजिंग एपी है ना, तो डी 2 ही होगा है ना, डी 2 ही होगा। तो x6 लिखोगे आप, तो x6 हो जाएगा 9 प्लस 5d, तो 10 दैट इज 19, और x बार हो जाएगा मेरे ख्याल से 3 दूनी 6 15, 34 शायद इसका आंसर होना चाहिए ना, 34 देख लेना आप लोग, देख लेना ना। अगले सवाल चलते हैं, तो मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए सेट ऑफ 15 नंबर्स आर 12 एंड 14, फिर से तो फिर से हमारे को बोल रहा है कि द वेरिएंस ऑफ ए सेट ऑफ 15 नंबर्स 12 और 14 है, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अनदर सेट ऑफ 15 नंबर्स आर 14 एंड सिग्मा स्क्वायर, यानी फिर से दो अलग अलग सेट है। तो हम ले कि n1 15 है भाई, मीन जो x1 बार है वो है आपका 12, और सिग्मा 1 स्क्वायर है भैया 14, n2 भी 15 है। इसका जो मीन है x2 बार वो है आपका 14, और इसका जो सिग्मा 2 स्क्वायर है वो है सिग्मा स्क्वायर। अब बोले इफ द वेरिएंस ऑफ ऑल द 30 नंबर्स इन द टू सेट्स इज 13 देन सिग्मा स्क्वायर, तो ये फिर से वही फॉर्मूला हो गया। तो आपको याद है हमने फॉर्मूला क्या लिखा था भाई, यहां लिख देता हूं, मतलब फॉर्मूला नहीं, मतलब डायरेक्ट लिख रहा हूं ना, उसका वेरिएंस मतलब 13 आ गया, सिग्मा स्क्वायर इज n1 सिग्मा 1 स्क्वायर, यानी कि 15 इंटू 14 प्लस n2 और अपॉन 15 इंटू 15 मतलब 2 बार 15 प्लस n1 इंटू n1 इंटू n1 इंटू n2 इज 15 इंटू 15, और नीचे 2 टाइम्स 15 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 15 स्क्वायर, और इंटू दोनों के बार का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर 4, तो भाई ये साफ ये साफ, तो मुझे लग रहा है कि ये इधर आएगा बच्चों, तो ये 12 हो जाएगा, और एक 15 तो साफ कर ही दे है ना, तो 14 प्लस सिग्मा स्क्वायर, देखो कितना इजी बन गया अगर वो फॉर्मूला आपको पता है तो। यानी यहां से सिग्मा स्क्वायर 24 में से 14 गया
तो मुझे लग रहा है 10 ही आना चाहिए, है ना, 10 ही आना चाहिए। तो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला अगेन एंड अगेन। अब देखिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ द मीन एंड वेरिएंस, है ना, इफ द मीन एंड वेरिएंस, देखो ध्यान से, और द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिस आर 9 एंड 15.02, ये मीन दिया हुआ, हमें अल्फा और बीटा दोनों बतलाना है ना। तो पहले तो मुझे लग रहा है कि मीन का इस्तेमाल कर लेते हैं ना, एफ आई एक्स आई निकालते हैं। 8, 16, 6 अल्फा, 120, 80, 12 बीटा, है ना, 56, 80, और सिग्मा एफ आई, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं। 4 4 8 15, 8 8 16, 16 4 20, और 20 40, 40 प्लस अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो मीन लिखते हैं ना, तो मीन है 9, और यहां से क्या रहा भाई, यहां 200 देख लो, 200, और 16 8 24, और 24 और 56, 24 6 30, 80 80 80 160, और 160 और 200 360, तो 360 प्लस 6 अल्फा प्लस 12 बीटा अपॉन 40 प्लस अल्फा प्लस बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो दिस इज अगेन 360 प्लस 9 अल्फा प्लस 9 बीटा, बहुत प्यारी सी बात आ रही लग रहा है, इक्वल टू 360 प्लस 6 अल्फा प्लस 12 बीटा। अगर सब सही है तो 360 गया, इधर 3 अल्फा उधर 3 बीटा, और 3 भी गया, मतलब भैया अल्फा इक्वल टू तो बीटा आ गया। तो बड़ी प्यारी चीज आ गई, अल्फा इक्वल टू बीटा, तो हमारा कैलकुलेशन मुझे लग रहा है थोड़ा आसान हो सकता है। अब हमारे को दिया हुआ है वेरिएंस, वेरिएंस दिया हुआ 15.08, वेरिएंस दिया हुआ 15.08। तो फिर से हम काम वही करते हैं ना, कि सबसे पहले तो इन वेरिएट्स में 9 घटा देते हैं, तो -7, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, है ना, ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बोले कि इसका वेरिएंस आ गया 15.08। अब हम ऊपर वाले एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर करते जाएंगे, बहुत गंदा आएगा, 4 इंटू 49, मल्टीप्लाई करके लिखें क्या, नहीं तो फिर और लंबा जाएगा। 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 4 चौक 16 3 19, 196 प्लस 16 इंटू 25, 400 प्लस अल्फा इंटू 9, तो 9 अल्फा, प्लस 15 इंटू 1, 15, फिर 8, बीटा इज सेम एज अल्फा, तो 9 अल्फा, फिर 25 गुने 4 100, 25 गुने 4, और 49 गुने 5, 49 गुने 5, नौ 5 45 की 5 हासिल 4 5 24, और अपॉन अपॉन सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज में देख सकते हैं आपकी दिस इज 40 प्लस 2 अल्फा। बच्चों अब मुझे लगता है मेरे को यहाँ छोड़ देना चाहिए, आपको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और यहाँ से अल्फा की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, अल्फा आ जाएगी, अल्फा बीटा सेम है, तो मेरे ख्याल से देखो यहाँ तो अल्फा स्क्वायर कट ही जाएगा, एक अल्फा स्क्वायर, तो आंसर जो भी अल्फा या बीटा जो भी आएगा ना, तो अल्फा स्क्वायर विल बी द आंसर, है ना। तो मेरे ख्याल से ये आप आगे कर लीजिएगा, है ना, और जो भी आंसर है टाइम इस टाइम के साथ लिख दीजिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 नंबर्स आर x, y, 10, 12, 6 ऐसे करके, तो बेटा फिर से कुछ खास नहीं है ना, इसको भी एज ए होमवर्क ही मैं आपको दे रहा हूँ, है ना, आप खुद से करिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना, बात तो यही है। फिर से वही मीन वगैरह है ना, और वेरिएंस दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से मीन से निकालिएगा तो एक्स और वाई में एक इक्वेशन आएगा, फिर वेरिएंस के लिए लिखिएगा तो फिर और आएगा एक इक्वेशन, हो सकता है वहां 2 सेट ऑफ एक्स और वाई की वैल्यूज आ रही हूँ, तो हमें वो लेना है जिसमें एक्स ग्रेटर देन क्या होगा, वाई। आंसर लिखना ना भूलिएगा विद टाइम स्टैम्प, है ना। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि लेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 12 ऑब्जर्वेशन बी 9/2 and 4।
12 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया हुआ है 9/24. लेटर ऑन इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द टू ऑब्जर्वेशंस वर कंसीडर्ड 9 and 10 इंस्टेड ऑफ 7 and 14 एंड द करेक्ट वेरिएंस इज. तो फिर से ये करा हुआ है, तो आप संकल्प पीवाईक्यू सीरीज देखिएगा, आप करके देख लीजिएगा ना. तो ये भी आपके होमवर्क में है ना, और आंसर जरूर लिख दीजिएगा ना. संकल्प पीवाईक्यू सीरीज में एग्जैक्टली इस तरह के सवाल मैंने बहुत सारे करवाए, आप जरूर देख लीजिएगा. ये थोड़ा अलग लग रहा है तो इसको देख लेते हैं अपन. इधर मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्टेंस. अब ये क्लास इंटरवल आ रहा है, तो क्लास इंटरवल में वेरिएट जो है ना, हम इसका मिड पॉइंट लेते हैं. जैसे ये 5, ये 15, 25, 35 और 45 मिड पॉइंट लेते हैं ना. x1 x2 xn जो है ये लिया जाएगा. मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 28. तो मीन तो हम सिंपली निकाल सकते हैं ना, सिग्मा fi xi ऐसे ही ना, अपॉन सिग्मा fi. तो दिस इज 10, 10 प्लस 45 प्लस 25x एक 175 180 है ना, अपॉन सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी. तो 5 5 10 14 प्लस x. मेरे ख्याल से यहां से x आ जाएगा, क्योंकि अच्छा वेरिएंस निकालना है इसके बाद. नो नो नो, पहले तो यहां से x आएगा. अब इसको चाहो तो इसको लिख सकते हो 28 इंटू 14 और प्लस 28x इक्वल टू 25x प्लस ये देखना 45 और 175 180 220 220 है ना, 220 और 220 और 300 400 410. चेक कर लो. तो इसको इधर लाओगे तो 3x इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार. तो ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 इंटू 2. तो 410 माइनस 6 दूनी 12 के 2, अट्ठारह आ रहा है ना. तो यानी कि मुझे लग रहा है x की वैल्यू तो गाइस 6 आ रही है. तो ये 6 अगर आ जाता है तो अब आपको वेरिएंस निकालना है ना, वेरिएंस निकालना है. कोई बोले वेरिएंस कैसे निकलेगा सर? तो देखो इसमें फिर से वो ट्रिक लगा सकते हो कि अगर आपको इसका मीन पता है, मीन 28 है ना, तो आप चाहो तो देखो डायरेक्ट भी लिख सकते हो है ना, 2 इंटू 5 स्क्वायर ऐसे कर करके है ना, या फिर आप सबसे 28 सब्ट्रैक्ट कर लो है ना. तो 28 सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो ये बन जाएगा -23 -13 -3 7 और 17. समझ रहे हो? और फिर आप fi इंटू एक्स स्क्वायर और नीचे वही सिग्मा fi, और इस बार मीन का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने 28 क्या कर दिया, कम कर दिया है. तो वेरिएंस निकाल के आप मेरे को आंसर बतला दीजिएगा है ना. अगले सवाल पे चलते हैं. जब भी देखना म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर है ना, तो हमेशा ध्यान रखना कि सिग्मा स्क्वायर जब भी आप लिखते हो तो माइनस म्यू स्क्वायर आता है. तो फिर अगर इसमें म्यू नहीं भी निकालने की जरूरत पड़े तो हो जाएगा है ना. सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, आप समझ रहे हो, वही आएगा. अभी तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला है तो सिग्मा fi xi का स्क्वायर और अपॉन सिग्मा fi. तो मेरे ख्याल से आप इस चीज को निकालिएगा. सिग्मा fi दिया भी हुआ है 62. सबसे पहले तो k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. 62 सिग्मा fi दिया हुआ है इक्वल टू, इन सबको ऐड कीजिए तो k स्क्वायर मेरे ख्याल से 3 बार आ रहा है. ठीक है, k की वैल्यू 1 2k 4k आ रहा है. कांस्टेंट टर्म में 2 -2 साफ -2 आ रहा है. यानी कि दिस विल गिव यू 3k स्क्वायर प्लस 4k -64, ऐसा कुछ आ रहा है. अब यहां से k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हुए. टूट रहा हो तो देख लो एक बार, टूट रहा हो तो, टूट तो रहा ही होगा. 192, एक प्लस में लेना पड़ेगा, एक माइनस में लेना पड़ेगा, और 8 का 4 का डिफरेंस होना चाहिए कुछ. सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो. सॉल्व करके k की वैल्यू आ जाएगी ना. और k की वैल्यू क्या दी हुई है, इंटीजर इंटीजर दी हुई है, क्या दी हुई है, इंटीजर ही होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स है ना. तो k की वैल्यू जो यहां से इंटीजर आएगी ना वो देख लेना. 4 चौक 64.
देख लेना आप, है ना। तो के की वैल्यू निकाल लोगे तो ये चीज आ जाएगी आपकी, और फिर मुझे लगता है कि आपको फिर वही है सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर करके निकालना होगा। तो मेरे ख्याल से मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इन सब चीजों को अच्छी तरीके से कीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा सा सवाल लग रहा है, इसको मैं कर देता हूं आपके लिए। ए एंड बी हैव 5 एलिमेंट्स ईच, दोनों में, है ना, n1 और n2 दोनों का 5 है। लेट द मीन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, है ना। तो हम लोग बोले कि एक तो इधर x1 बार है 5 और x2 बार है 8, एंड द वेरिएंस ऑफ द दिस इज, तो सिग्मा 1 स्क्वायर इज 12 एंड सिग्मा 2 स्क्वायर इज 20, है ना, ऐसा कुछ। A new set C of 10 elements is formed by subtracting 3 from each element of A. तो न्यू जो इसका x1 बार आएगा ना, न्यू, तो हर एक से अगर 3 हटा दिया तो ये 2 आएगा, ये 2 आएगा, और x2 बार न्यू जो आएगा 2 टू ईच एलिमेंट, है ना, तो यानी कि ये 10 आएगा। देन द सम ऑफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ C। तो देखो वेरिएंस तो दोनों का सेम ही रहेगा क्योंकि कुछ घटाने या जोड़ने से वेरिएंस पे फर्क नहीं पड़ता है। तो मीन अगर निकालना है तो मीन तो मेरे ख्याल से सीधा सीधा है ना, मीन फाइनल x बार लिखते हैं, n1 x1 बार यानी कि 10 प्लस 5 इंटू 10 50 और अपॉन 10, तो दिस इज गोइंग टू बी 6। ये तो x बार आ गया, और फिर से सिग्मा स्क्वायर निकालोगे बच्चों तो फिर से वही आएगा, सिग्मा 1 स्क्वायर सॉरी n1 इंटू 12 प्लस n2 और नीचे वही 5 प्लस 5 10 और प्लस n1 इंटू मतलब 25 और वही 2 इंटू 5 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 25। और जो नया अब आया है वो देख लेना, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला देखो बहुत इजीली लगता है, 10 माइनस 2 दैट इज 8, 8 का स्क्वायर दैट इज 64। ये 16 टाइम्स हो जाएगा बच्चों। ये 2 बार में गया, 12 10 32 16, 16 और 16 शायद 32 ही आ रहा है इसका वैल्यू। तो बोले कि देन द सम ऑफ द मीन एंड द वेरिएंस, तो 32 और प्लस 6 38, सी आ गया। तो देखने में बहुत गंभीर सवाल लग रहा है, लेकिन जो ट्रिक्स मैंने बताए हैं अगर उसको यूज करिएगा तो फटाफट से बनेगा। अब क्या बोला कि लेट द मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन विद दिस, एक्स और वाई में एक इक्वेशन एंड 5 v5 और देयर वेरिएंस। तो बहुत सिंपल है, मेरे ख्याल से आप इसको करके देखिएगा, एक्स एंड वाई आ जाएगा। फिर से भी थोड़ी देर पहले किया था इस तरह क्वेश्चन, है एक्स वाई में एक इक्वेशन मीन से आएगी, एक वेरिएंस आएगी, देन द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो मेरे ख्याल से कुछ खास नहीं है, फिर मीन डेविएशन में आपको जब मीन आ जाएगा सॉरी एक्स वाई आ जाएगा तो सब में से 5 5 5 घटाइएगा, मॉड लीजिएगा, सबका जोड़ और अपॉन क्या करना है 6, देख लेना। लेट द मीन ऑफ द डेटा बी 5, फिर से वहां से आपका अल्फा आ जाएगा, है ना, अल्फा आ जाएगा। m एंड सिग्मा स्क्वायर इज मीन डेविएशन एंड दिस। तो मेरे ख्याल से फिर से रिपीटेड सवाल है, सबके आंसर्स आप लिख दीजिएगा, है ना, जो भी आप सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी 50 एंड 12। ठीक है, लेटर इट वाज ऑब्जर्व्ड अगेन दैट 2 मार्क्स 20 एंड 25 वर रॉन्गली रीड एज दिस एंड दिस। तो इनिशियल ये था और फाइनल ये हो गया, तो फिर से ये भी बतलाया हुआ है ना, तो इसके भी आपको आंसर से लिखना, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, आप जरूर कर लीजिएगा, ये नहीं कि आप भी नहीं कीजिएगा, आपका करना जरूरी है। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस आर 20 एंड 8। Later it was observed that one required 50 instead of 40. करेक्ट। तो ये भी वही है, तो मेरे ख्याल से दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप मैंने आपको सब चीजों का तरीका बता दिया, साथ ही साथ संकल्प पीवाईक्यू सीरीज कर लीजिएगा, स्टैटिस्टिक्स का काम आपका बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, और इनके आंसर्स लिख दीजिएगा एक बार चैट बॉक्स में, सो दैट कि ये पता चल जाए कि आप लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया है। आई होप आपको उसमें काफी मजा आया होगा, क्योंकि देखो बहुत लिमिटेड सी चीजें हैं, बहुत लिमिटेड से रिसोर्सेज हैं, उसको यूज करते हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना और बहुत फटाफट सॉल्व होता है ना। तो डोंट मिस ऑन दिस 4 नंबर्स, और आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। बस अपना कॉन्फिडेंस अच्छा रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि जितना ज्यादा हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख सकें, है ना, उतना फायदेमंद होगा आपके लिए लास्ट मोमेंट के लिए, क्योंकि जैसे ही आप अपनी वीकनेसेस को देखिएगा तो एंजाइटी और बहुत सारी चीजें आपके मन में डेवलप होने लग जाएंगी, लेकिन अगर आप अपनी स्ट्रेंथ एरिया को अगर फोकस करते हुए चलते हैं तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं आप एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल दिखा सकेंगे एग्जाम में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं। और आज मेरे का संगनाथ सीरीज कंप्लीट हो गया,
तो बहुत 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 थैंक यू आप सभी बच्चों को कि आपने इसको इतना प्यार दिया। मिलते हैं फिर, बाय बाय।